क्लियर आवाज? चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो है हम लोग लाइट पढ़ लिए हैं, तो लाइट का जितना भी आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आज सब बता देंगे। और देखिएगा कि आप जितना भी यहाँ पढ़े हैं कितना क्वेश्चन इससे बाहर गया है या इसी के अंदर पूरे पूछा गया है, तो ये देखेंगे। लाइट का क्या, तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता कहाँ है? न्यूमेरिकल जो आता है वो आप बता देंगे, ठीक है। अगर जो भी क्वेश्चन अभी लाए हैं टीआरई थर्ड तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लाइट का जितना भी क्वेश्चन हम सब लाए हैं। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन भी देखेंगे, उसको लास्ट करेंगे। और उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में या बीपीएससी जो होता है वो वाला भी, तो दोनों को देख लेंगे क्या क्वेश्चन आता है नहीं आता है। चलिए, हम लोग कल बात कर रहे थे क्या, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या था कि इन राशि को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, पहला क्या पढ़े थे? स्केलर क्वांटिटी जिसको कहा जाता है अदिश राशियां, ठीक है। इसमें किसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ओनली किसका, इसमें डायरेक्शन का जरूरत, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका बताए थे आप अदिश, जिसमें दिशा का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका एग्जांपल बताए थे, जैसे दूरी, समय, चाल, ईटीसी। इसका बताए थे कि जो अदिश राशि को जोड़ते हैं इसके लिए जो हम लोग सिंपल जोड़ जोड़ते हैं, ठीक है, जो बीजगणित का नियम होता है जो मैथ का वही फॉलो होता है। जैसे 3 और 4 को जोड़ना है, कितना होगा, 7। तो ये सिंपल नियम को फॉलो करता है। अब बात करेंगे अदिश के ऊपर। ये क्या हो गया अच्छा यहाँ है। चलिए, अब बात करेंगे हम दूसरा नंबर पे क्या था, वेक्टर। अब देखिए, सदिश में आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में आपको डायरेक्शन दिया रहे या छिपा रहे उसके अंदर चाहिए। कल बताए थे वेट, वेट सबको लग रहा था अदिश है इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जब भी आप अपना वेट करते हैं तो तराजू को नीचे ही रखते हैं, यानी कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन है कि नीचे ही काम करेगा। कैसे भी आप वजन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, आप बोलिएगा कि सर हम ऊपर में लटक के करेंगे, तो फिर भी तो आपका भार नीचे ही काम करता है कि नहीं। तो जब भी भार का बात हो, वेट का बात हो, तो वो होगा वेक्टर। और जब मास का बात हो, द्रव्यमान का बात हो, आप बोलिएगा सर मास और वेट में क्या अंतर है, तो वही बताएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेक्टर। अब इसको जोड़ने के लिए ना सिंपल नियम से नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा हम जैसे 3 और 4 को जोड़ दिए थे, कितना हुआ था, 7। ये बोला कि हम इस नियम से जुड़वे नहीं करेंगे। आप देखिए, वेक्टर को जो जब भी हम लिखते हैं तो उसको ऐसे कर देते हैं, तीर का एरो एरो से दर्शा देते हैं। ऐसा नहीं कि इसका दर्शा रहा है कि इधर, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक है, ठीक है, कि पहचानने के लिए ये सदिश है ये अदिश है, ठीक है। तो ऐसा, तो जब भी हम सदिश को जोड़ते हैं तो इसका अलग नियम है। तो जब जैसे कि ए और बी को जोड़ेंगे तो बराबर होता है, इसका रिजल्टेंट मिलता है। मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो आर के बराबर। अब ये आर क्या होता है, तो आर जो होता है इसको कहा जाता है रिजल्टेंट। ये आर बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। देखिए,
अगर एंगल दिया है तो cos थीटा का यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि बोल कल क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि देखिए कोई यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे बच्चा है, ये क्या किया, 3 किलोमीटर इतना तय किया डिस्टेंस, यहाँ आया, फिर क्या किया, 4 किलोमीटर यहाँ, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखिए इसका ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चला था बचवा, और यहाँ पे आके पहुंच गया है। अब उसको आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताइए बचवा कितना टोटल डिस्टेंस तय किया, तो क्या बताइएगा आप, 3, 3 इधर और 4 इधर, 7 किलोमीटर। लेकिन आपको पूछ दे कि बताइए ये बचवा का जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप पूरा को जोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, विस्थापन। आप विस्थापन क्या है बताए थे, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होता है, उसी को कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, तो अब प्रारंभिक बिंदु अंतिम, आप इसका डिस्टेंस पूछे, विस्थापन पूछ दे इसको, तो इसको कैसे जोड़िएगा, ऐसे तो नहीं 3 4 कर दीजिएगा, तो इसको किस तरीका से निकालेगा, इस तरीका से। तो इसीलिए सदिश को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का यूज होता है, समझे। तो सदिश को जोड़ेंगे जब भी हम, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, समझे। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सदिश का योग ऐसे ही होता है, उससे ज़्यादा आप तामझाम दिमाग इसमें नहीं लगाना है। और सदिश जब ये वो न ये सब कुछ पहचान होता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। या नहीं तो आप इतने इंटेलिजेंट है, आपको पता चलेगा जहाँ पे डायरेक्शन यूज हो रहा है तो समझ जाइएगा। चलिए अब हम लोग इसका देख लेंगे, इसका प्रोडक्ट पूछ लेता है कि सदिशों का गुणनफल अदिशों का गुणनफल क्या होता है, सो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सदिश का योग कैसे होता है, बोलिएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर यही होता है √a² + b² + 2ab इंटू cos थीटा। ये सदिश का योग होता है। सदिश जो है नॉर्मल गणित को फॉलो नहीं करता, बोलता है हम नॉर्मल गणित में जैसे तुम लोग जोड़ते हो उससे हम जुड़बे नहीं करेंगे, हमको अलगे जोड़ो, तो इसीलिए इसका ये अलग फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इसका नियम है, जैसे चतुर्भुज ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको योग करते हैं तो नॉर्मल से नहीं करते हैं, उसका एक अलग डायरेक्शन, तो वही होता है। ये त्रिभुज और चतुर्भुज के नियमों को पालन करती है, हम कल लिखाए थे, ये ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के नियम को फॉलो करती है ना, बताए थे ना, तो यही बात है। देखिएगा एक अपवाद है, विद्युत धारा, वो से है, सबको लगता है विद्युत धारा में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो अदिश है। तो बोलेगा सर ये कैसे, तो विद्युत धारा जो है ना मैथ को फॉलो करती है, इसका फॉलो नहीं करती है, कहीं ना कहीं था वो नॉर्मल मैथ का फॉलो कर लेती है, तो इसीलिए वो वहां पे गया काम से, तो ये रीजन है। अगर कोई पूछ दे कि विद्युत धारा में डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो है वो क्या है, अदिश है, स्केलर है, तो इसके पीछे क्या है, तो बोलिएगा ये नॉर्मल जैसे इतना एम्पियर तो जोड़ देते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, साधारण से जोड़ देते हैं, ऐसा तामझाम करते हैं नहीं ना करते हैं, तो वो गणित के सिंपल नियम को फॉलो करती है, और ये सदिश वाला नियम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए वो यहाँ पे आबाद हो जाता है। तो लिखिए, यहाँ तो लिख लिए होंगे ना। अब आप अब देखिए, आप सदिशों का गुणनफल देखिए, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। जो वेक्टर होता है उसको जो आप गुना कीजिएगा उसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब वेक्टर रहेगा ना, जब भी जैसे देखिए ए वेक्टर, इसमें क्रॉस कर दीजिए, ऐसे होगा, बी वेक्टर साइन थीटा, यही होता है सदिशों का गुणनफल। एन कैप भी लगा रखता है, लेकिन आपको तामझाम नहीं करना है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब आपको पूछ दे कि अदिश का गुणनफल, तो अदिश में कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस था, क्रॉस का चिन्ह, वहां पे सिर्फ डॉट होता है। ठीक है, अगर अदिशों का गुणनफल पूछ दे, इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए ऐसे ही रहेगा,
अब जहाँ पे क्रॉस किए थे वहाँ डॉट लगा देना है बी, इसमें आ जाएगा cos थीटा। इसमें वेक्टर का क्या प्रयोग होगा आदि, इसमें वेक्टर का क्या प्रयोग होगा? ये अदिश का गुणनफल है सदिश का गुणनफल। क्या? हाँ वेक्टर, आप एरो कहाँ प्रयोग करते थे? वेक्टर के लिए ना, अदिश के लिए वेक्टर का यूज थोड़ी होता है। अब देखिए हम लोग चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? यूनिट और डायमेंशन, मात्रक पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि लंबाई को मापना होता है तो लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, तो ये छोटा छोटा दूरी है। अब आपको बोल दे कि बताओ तुम धरती पे हो और तारा का दूरी मापो यहाँ से, अब मीटर किलोमीटर में मापेंगे तो पता चलेगा कि कितना रात कितना दिन हो जाएगा। तो उसको खगोलीय इकाई में मापते हैं, पारसेक में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। तो दूरी लंबाई को मापने के लिए बहुत सारा चीज का उपयोग किया जाता है, क्या क्या है उसी को देखेंगे। फिर द्रव्यमान है, तो कोई चीज को आप तौलते हैं तो ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, ऐसे ही तौलते हैं। समय में यूज करते होंगे सेकेंड का, मिनट का, फिर घंटा का, ठीक है, फिर दिन का, ईयर का, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये सब कुछ कुछ मात्रा है जो आपको बताना होगा। फिर आप लोग देखते होंगे कि दवा ववा जो आता है वो एमजी में आता है ना, आता है कि इतना एमजी को दे दीजिए, इतना एमजी का, बोलते हैं कि इतना किलो का दे दीजिए। मतलब आप जैसे मीटर में ही लेते हैं तो बहुत कोई चीज़ महंगा आपको खरीदना रहता है तो उसका छोटा ही यूनिट लेते हैं कि इतना। जैसे कि जो सीरम सब आता है, सीरम जैसे फेस पे लगाने वाला, बाल में लगाने वाला सीरम सब, तो वो लिखा रहता है इतना ml है, तो ये बोलते हैं कि 1 लीटर सीरम दे दीजिए। तो लीटर का एक छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, इस प्रकार का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आप लीटर को बड़ा कर सकते हैं, मीटर को भी बड़ा कर सकते हैं, द्रव्यमान केजी को भी बड़ा में कर सकते हैं, छोटा में कर सकते हैं। तो वो 10 के घात में होता है। जैसे बोल देगा कि बताइए 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, पूछ देता है ना कि 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, पिकोमीटर बराबर कितना, ऐसे घुमा फिरा कर कुछ पूछ दे, ठीक है। तो सब कुछ को आप लोग को देखना है। यहाँ तक लिख लिए? चलिए अब आप पहले लंबाई के लिए, लंबाई का कुछ कुछ मात्रक है सो पहले देख लीजिए। पहले देख लीजिए समुद्री मील। पहले क्या है? समुद्री मील। अच्छा बताइए, प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का नहीं है इसमें। प्रकाश वर्ष लगा ऐसे नहीं, समय का मात्रक समझे, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, पूछ लेता है ना कि प्रकाश वर्ष का मतलब। हाँ तो प्रकाश होता है, लाइट होता है, 1 ईयर में जो दूरी तय करता है उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। इसका वैल्यू पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9 दशमलव, इसको आप ऐसे भी लिख, दूसरे टर्म में ऐसे भी लिखा रहता है 9.46 × 10 के पावर, इसको 3 घटा दीजिएगा किलोमीटर में आ जाएगा, तो 12 किलोमीटर, ठीक है। चलिए एक और दूरी का मात्रक होता है जो सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ठीक है। पारसेक, ये भी किसका मात्रक होता है? दूरी का। एक पारसेक बराबर होता है 3 दशमलव, कोई दिक्कत? अब देखिए इस प्रकाश वर्ष को आप ऐसे मीटर और किलोमीटर का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष कहने का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में तय किया गया दूरी, प्रकाश जो है एक वर्ष में जो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही होता है, समझ गए? हाँ। अच्छा, एक एक मात्रक होता है समुद्री मील। समुद्री मील को जो है किसको मापने के लिए यूज किया जाता है?
समुद्र की गहराई, अब फायदम फायदम का भी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो समुद्र समुद्र में जो कोई भी डिस्टेंस आप मापते हैं तो समुद्री मील का यूज होता है, ठीक है। पूछ लेता है कि एक समुद्री मील बराबर कितना मीटर, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर, ठीक है। आप देखिए, समुद्री मील का यूज कहाँ करते हैं, जो समुद्र में दूरी मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक समुद्री मील बराबर हो जाता है आपको, अच्छा इसका आप इसको ऐसे भी प्रकाश इसको लिखिएगा, एक और इसको ऐसे में लिखिएगा, ये होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये भी होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, आप सूर्य और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस मापते हैं, किस में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है उसमें, तो खगोलीय मात्रक में मापा जाता है। इसका मात्रक कितना होता है, हाँ अब लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 के पावर 1.496 होता है, 10 के 11, तो उसको आप 5 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखिए। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई का यूज किसके लिए किया जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसका मान होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए, आप समुद्र कभी कभी पूछ लेता है कि समुद्र के की गहराई को मापने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है, तो फायदम का, फायदम का, ठीक है। क्यूसेक प्रवाह होता है उसका उसका मापा जाता है, ठीक है। तो एक एक फायदम बराबर पूछ लेता है फायदम का, देखिए एक फायदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक है। मीटर में हो जाएगा 1.828 मीटर, इसको चलिए अब देखिए द्रव्यमान का भी कुछ आप मात्रक देख लीजिए। ये तो आप इस सब दूरी का पूरे हो जाएगा, ये डिस्टेंस को मापते हैं इस सब मात्रा में। चलिए आप देखिए, आप लोग गोला देखे होगा कि फिजिकल में जो आप लोग गोला फेंकते हैं तो पाउंड में रहता है ना। तो ये द्रव्यमान का कुछ कुछ मात्रक देखिएगा, पूछ लेते 1 पाउंड बराबर 454 ग्राम के बराबर होता है लगभग में, ठीक है। अच्छा, एक 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है, आप लोग ये जानते होंगे, ठीक है। सर भी आ गए हैं। एक कभी कभी पूछ लेता है कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 100 कुंटल कितना होता है, 100 कुंटल, 1 मीट्रिक टन बराबर, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 100 कुंटल। और 100 किलो बराबर 1 क्विंटल, समझे। 100 किलो बराबर कितना, 1 क्विंटल, पूछ ले कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, 100 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आप समय का कुछ मात्रक देख लीजिए, समय में यही होता है, मिनट सेकेंड, ठीक है। पूछ ले कॉस्मिक वर्ष, पूछ लेता है कि कॉस्मिक वर्ष क्या है, तो आकाश गंगा द्वारा जो एक बार चक्कर लगाया जाता है उसी को कॉस्मिक वर्ष कहा, जैसे प्रकाश वर्ष में आप लोग क्या था कि प्रकाश एक वर्ष में जो तय की, ठीक है, वही होता है। अब देखिए, अब हम लोग 10 के घात में जो कुछ इकाई है उसको देखेंगे, उसको याद करेंगे, ठीक है। वो याद भी नहीं होते रहता है, इसको अपना पूरा लिखा दें।
25 करोड़ वर्ष कॉस्मिक ईयर का पूरा मान होता है, ठीक है। और इसमें देखिए मात्रक, और इस चैप्टर में आपको ये भी याद रखना, जैसे कि आप याद रखते होंगे ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? दूरी मापने की इकाई है। तो आपको यंत्र का भी नाम इसमें याद रखना है। जैसे पूछ जाएगा कि बताए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति और शक्ति मापा जाता है। तो यंत्र भी इसमें ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब 10 के घात में हम लोग कोई चीज को पढ़ेंगे। जैसे बोले कि मीटर, लेकिन कोई बोला नहीं हमको डेसी में चाहिए, सेंटी में चाहिए। तो पहले देखेंगे 10 के घात में कोई चीज। देखिए देखिए, कोई भी चीज जिसके आगे में मीटर, लीटर, ग्राम यही सब रहेगा, ठीक है। इसके पीछे का टर्म खाली बदल जाएगा। 1 मीटर रहेगा, आपको पूछ दिया कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर। मैक्रो का मान पूछ रहा है, आगे में चीज वही रहेगा। जो देखो, जो पीछे लगा रहता है उसको कहा जाता है प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। और जो आगे में लगा रहता है उसको कहा जाता है सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स सिर्फ बदलेगा। जैसे कि डेसी का बात करेंगे, सेंटी का बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर बराबर पूछ लिया कितना डेसीमीटर या सेंटीमीटर। तो जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसी मीटर तो यही रहेगा, सिर्फ पिछला चेंज होता है। पहले यहाँ पे देख लेंगे एक तरफ, हाँ। तो पहले होता है डेसी, इसको इंग्लिश में भी क्या है? डेसी। सेंटी, तीन तीन गो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मान पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना, पहले सब बेस में, तो सब में 10 रहेगा, सबके बेस में 10 रहेगा। इसमें -1 कर दीजिए, इसमें -2 कर दीजिए, इस कर दीजिए -3। अब पूछेगा कैसे? अब दे दे यहाँ पे 1 मीटर, दे देगा कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर के बराबर, ऐसे डेसी सेंटीमीटर के बराबर देखिए, कुछ पूछ दे या कितना सेंटी, कुछ पूछ देगा तो आपको चेंज कर लेना है। जैसे कि आप 1 मीटर बराबर क्या लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर। देखिए है 10 के पावर -2, तो यही ना है, यही हो जाता है 100 के बराबर, तो यही है। डेसी सेंटी मिली, तीन तीन गो का पेयर बनाएंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 किए थे, आप जितना भी बढ़ाएंगे तीन तीन के पेयर में बढ़ाएंगे। देसी सेंटी मिली, उसके बाद माइक्रो, नैनो, पीको, हेमटो, एटो, हाँ, जेप्टो और आयोटो, जेप्टो और योटो। 24 तक आप देखिए यहाँ 1 2 3 के थे, फिर सबके पहले बेस में 10 लिख लीजिए। अब इसको तीन तीन में बढ़ाते जाइए, 6, -9, -12, माइनस, ठीक है। अब एटो के बाद हो जाएगा जेप्टो, जेप्टो, जेप्टो का मान कितना हो जाएगा? उसके बाद येक्टो, 10 के पावर -24। तो यही होता है। जैसे कि देखिए आपको पूछ दिया कि बताइए 6 मीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर के बराबर। तो 6 मीटर को क्या करना है? वैसे के वैसे ही रख देना, खाली प्रीफिक्स को चेंज कर दीजिए। जैसे आपको पूछ लिया यहाँ पे कि बताओ 6 मीटर है, कितना है? ओए 6 मीटर है, इसको माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे। तो देखो मीटर, इसको ऐसे 6। अब देखिए, अब माइक्रोमीटर का मान, माइक्रो का मान कितना होता है? तो सीधा दे देना है 10 के पावर माइनस, अब मीटर का, मीटर जो आगे में है वो चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा पीछे वाला चेंज होगा, उसका मान चेंज होगा, ठीक है। तो यही 6 के पावर 10 -6, ये माइक्रोमीटर में मान हो गया। तो जिसका मान पूछे उसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो ये हो गया क्या? हाँ, ये पूरा छोटी यूनिट है। अब देखिए आप चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा यूनिट है उसको छोटा छोटा यूनिट में, हाँ हाँ छोटा। जैसे अभी अभी जो है बात चलती है नैनो पार्टिकल की। नैनो पार्टिकल का यूज कहाँ होता है? साइंटिस्ट लोग करते हैं बहुत सारा। अभी जो है स्पेस वाली चीज जो बनती है, स्पेस की जो चीजें बनती है वो नैनो पार्टिकल पे आधारित रहती है। नैनो पार्टिकल यानी कि बहुत छोटा,
ठीक है, माइक्रो नैनो बहुत छोटा, जैसे आपका टेबलेट उबलेट का जो कण उन बनता है बहुत नैनो पार्टिकल में बनते रहता है, नहीं बनता है, तो ये सब पूरा छोटा यूनिट है। अब चाहे वो आप लीटर का बात कीजिए, बोलेगा कि हमको यहाँ लीटर, आपको कहेगा कि माइक्रो लीटर में चाहिए, तो बहुत 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 छोटा, तो ये सब छोटी यूनिट है। मीटर लीटर ग्राम ये इकाई है, यूनिट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं आप छोटा बड़ा करके। आप डेसी सेंटीमिली माइक्रो नाइनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टो योक्टो। यहाँ पे 1 2 3 की जगह 5 से 3 3 बढ़ाते जाइएगा। फेम्टो है, फेम्टो, फेम्टो। एक और लिख लीजिए, अब यहाँ चालू होगा डेका हेक्टो किलो। देखिए देखिए डेका योक्टो योक्टो। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा जेप्टा जेप्टा योप्टा जेटा ने जोटा जोटा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, एक्सा होगा, ठीक, 1 मिनट। एक्सा जेप्टा येप्टा। अब देखिए यहाँ भी सब कुछ कर लेना है, सबके बेस में 10 10 रख देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 पावर 1 पावर 2 3 फिर 3 3 बढ़ते जाना है, 6 9 12 15 18 21 24। यही 10 के घात में 2 चीज पूछता है, पेटा, पेटा के बाद एक्सा, एक्सा के बाद जेप्टा योप्टा। योप्टा योप्टा लिखो ना, योप्टा। जेप्टा के बाद येप्टा। येप्टा येप्टा। जैसे कि आप बोलते हैं कि हम 1 किलोमीटर दूरी तय करके आए, कोई बोलता है हम 1 किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं, आपका दूसरा मित्र बोलेगा नहीं हम 1000 मीटर दूरी तय करके आए हैं। बात दोनों बराबर ही बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 के पावर 3 है, यानी कि 1000, 1000। अब 1000 मीटर बराबर कितना होगा, 1 किलोमीटर। आपको बोल दे कि बताइए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, अब उसको बोलेगा कि मीटर में चेंज करो, तो क्या करेगा, आप देखिए 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 10 के पावर 3 कर देना है सीधे मीटर। जेप्टा येप्टा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो यंत्र है, तो यंत्र आपके बुक में भी बहुत जगह लिखा होगा, एनसीईआरटी वाला, तो वहीं से आप हूबहू लिख लीजिएगा। हम बहुत लिखाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे कि अल्टीमीटर, हम वैसे बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, तो अल्टीमीटर, जैसे कि एरोप्लेन उड़ रहा है तो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो नीचे से जो आप उसका ऊंचाई देखते हैं
किस यंत्र से मापा जाता है? अल्टीमीटर से। आप गाड़ी उड़ी चलाते होंगे, जो गाड़ी के ऊपर में आगे में जो डिस्टेंस बताता है क्या इस रहता है? ओडोमीटर। ठीक है, फिर देखिए बहुत और चीज, जैसे देखिए ओम मीटर, तो आप पढ़िएगा विद्युत में ओम मीटर किसको माना? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को। चलिए, दाब मापी से दाब को मापा जाता है, तो हाँ लैक्टोमीटर। ठीक है, अच्छा कार्बोरेटर क्या होता है बताइए? कार्बोरेटर उसके दहन को मापता है, दहन। कार्बोरेट उसको गांव घर कार्बोरेटर बोल देता है, लेकिन सही में कार्बोरेटर होता है। तो आपका यूनिट डायमेंशन यही खत्म हुआ। आप देखिए, आप लोग, आप ये जो कल क्वेश्चन पूछी हुई थी, ये 9th 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कल ये क्वेश्चन पूछी हुई था लेंस को डुबाने में या कुछ हो, तो कल बताए भी थे। आप देखिए, अब ये आपका बीपीएससी प्रीवियस है, आप में आया या क्या क्वेश्चन है अभी आपको दिखाते हैं। आप लाइट पढ़ लिए पूरा? पढ़े ना लाइट? यूनिट डायमेंशन पढ़ लिए? कितना क्वेश्चन बन रहा है सो देखिए। आप देखिए, देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 63वीं बीपीएससी 2017 में, कि जो विजुअल विजुअल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, उसका रेंज पूछ लिया है। तो बताए थे कि नहीं, कितना से कितना रेंज था? आपको बताए थे ना, विजुअल प्रकाश जो है उसका रेंज बताए थे, प्रास बताए थे, 3900 से बताए थे ना। देखिए मतलब एक ही विद्यार्थी को याद है, बाकी आप लोग को याद नहीं है। ये हो गया। फिर देखिए, आप देखिए प्रकाश की गति बताए थे। प्रकाश की गति जो लाइट होती है, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ चलती है? वैक्यूम में। उसके बाद एयर में। उसके बाद लिक्विड में। सबसे कम कहाँ? ठोस में। क्वेश्चन पूछा हुआ है 67वीं बीपीएससी में। देखो देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में आप देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछ लिया है। जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है संभव है कहाँ? प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा। बना कि नहीं बना? देखो इनका जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ है बीपीएससी टीचर 9th 10th 8/12/2023 को जो हुआ था उसमें, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब पानी में जब इसे डुबाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दिया था कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और दो फोकल जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा और उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो कल बताए थे लेंस मेकर सूत्र से, आप नहीं आए थे, कल बताए थे। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन सब आदमी सुनिएगा, 3 क्वेश्चन इसमें बताए थे, तीनों क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं, सुनिएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। ठीक है, ये लेंस एक फॉर्मूला से जो है पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बराबर होता है म्यू, या देखिए म्यू को -1 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको म्यू डाइस। ये फॉर्मूला होता है। अब बोलेगा सर ये क्या क्या लिख दिए, तो दिमाग से ऊपर जा रहा है। सुनिए, P बराबर 1/f, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। फिर ये म्यू माइनस म्यू डाइस, ये 1/r1 माइनस 1/r2। R1 और R2 क्या बताए थे? ये रेडियस, जो दो कांच होता है उसका जो रेडियस होगा वो लेंस के लिए काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, कि कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है, अब उसको कहाँ डुबा रहे हैं? पानी में डुबा रहे हैं। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसका आवर्तनांक कितना, वो कांच का बना होता है, तो उसका आवर्तनांक कितना होता है? 1.5। और जो वायु वायु का जो है एयर का लगभग 1, यानी कि 1.003 एग्जैक्ट मान होता है, लेकिन कितना होगा? 1 1। अब देखिए यहाँ म्यू जो है, म्यू वो दिखाता है लेंस के आवर्तनांक या कांच का आवर्तनांक, जो भी कुछ कहिए। तो म्यू क्या है? ये फॉर्मूला है, ये है म्यू लेंस का आवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। जो म्यू डाइस है वो माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम में दिया हो, जिस माध्यम में आपको पूछ ले, कांच में, कहीं पे, पानी में, कहीं पे, तो माध्यम में।
ये माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखिए आप खुद बना लीजिएगा। अभी क्या बोला है कि लेंस को हम पानी में डुबा रहे हैं। अब लेंस का अब है कहाँ, लेंस अभी कहाँ है, अभी मीडियम में, हम लोग वायुमंडल में तो एयर में है, वायु वायु, तो यहाँ माध्यम क्या हो जाएगा, वायु होगा ना। अब लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5, अब वायु का कितना है 1, 1.003 है, लगभग 1 मान लेते हैं। अब देखिए जब आप देखिए यहाँ पे लेंस का 1.5 की तुलना में ये कम है कि नहीं, कम है, तो अपवर्तनांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जब ये घटेगा तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि जब उत्तल लेंस को पानी में भिगोगे तो क्या होगा, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यही पूछा क्वेश्चन, देख लीजिए। तो बनाना है तो गौर से सुनिएगा तब होगा। पढ़ा रहे हैं सर, दिमाग से ऊपर जा रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। आप समझिए और गौर से समझिए, क्योंकि ऐसा चीज देखिए, अगर पढ़ाई आसान रहता तो हर आदमी IAS IPS रहता, आसान तो है नहीं, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए, अच्छा ठीक है, आप सर जी आ रहे हैं तो, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो सब आपको बना हुआ रहेगा। अब चाहे यूनिट डायमेंशन का देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। ज्योति का भी बताइए, ज्योति आपका तो मैसेज आ गया था। ठीक है, नाम इतना होता है ना, मुझे याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, आपका तो ठीक है, वो तो मुझे पता है। फिजिक्स अगर आपको चेंज करना है तो मैं पाठक जी को लेके आया हूँ, बताइए। हम्म। सोनाली, हुई सोनाली, अच्छा ठीक है। ज्योति, सोनाली एंड थर्ड वन इज
प्रीति। अच्छा, आप तीनों एक ही जगह बैठे हैं, तिकरी। तीन तिकरी एक साथ, ओके, गुड। आप देखिए, जो भी आपको चाहिए, चेंज चाहिए, इसके लिए मैं आ गया हूँ, और आपको जो चेंज चाहिए उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज में कंटिन्यू यहाँ पे हूँ, आपको जो भी है क्लासेज में लूँगा रेगुलर, जो डाउट्स वगैरह। SST का तैयारी नहीं हो पा रहा है? ये आपने उसके हिसाब से भी एडमिशन लिया है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी? GS में है क्या एंशियंट और मेराइवल? ओके। हम्म। भूल जाते हैं नहीं? जैसे यहाँ से दानापुर जाना है और बीच में आपको बोरिंग रोड चौराहा की तरफ राइट टर्न करा देता है, फिर वापस बोलता है आप दानापुर यहाँ से जाओ, नहीं? PGT ज्योग्राफी में है। फिर क्या हुआ? बैठ के बात करिए, कोई बात नहीं, बैठिए। आप लोगों को सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे को ही पढ़ाना पड़ेगा सब। ओके। हाँ, लेकिन आप लोग 3 घंटे के बजाय आप अपना टाइम बढ़ाइए। क्योंकि ये 2 क्लास हो रही है ना, अगर आप चाहते हैं कि 4-5 घंटा अपनी टिफिन लेके आए फिर क्लासेस, तो हम उसको प्रॉपर करा पाएंगे ना, अदरवाइज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नहीं, आप तो पढ़ने के लिए तैयार है, बाकी तो बाकी से पूछना। टिफिन लेके आएंगे? कोई नहीं, टिफिन नहीं है ना तो वो सत्तू लेके आइएगा, सतुआ। सतुआ और प्याज जो है बांध लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे करके मारना है, प्याज टूट जाएगा, फिर सत्तू में मिला के, RO का पानी है, मिला के पी के खा लेना है। क्या कहते हैं? हाँ, नींबू यहीं मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, अभी आप लोग जिस टाइम में अभी अब स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपके पास सुविधाएं बहुत है। मुझे नहीं लगता है पटना में कोई ऐसी क्लासरूम हुआ करता था, कभी नहीं। बहुत मुश्किल से लोग पढ़ते थे, कॉलेज भी हम लोग जाते थे, ऐसे बहुत वॉक करके बहुत जाते थे। आप लोगों को तो ऑटो भी है, बाइक भी है, स्कूटी भी है कि नहीं? तो हम लोगों ने जो स्टूडेंट लाइफ जिया है ना, बहुत टफ जिया है। आप लोगों को तो देख के लग रहा है कि ठीक है, नहीं तो समय चेंज हुआ है ना, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा आराम तलबी हो गए हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा सुविधाएं मिली है तो पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है ना। पहले सब लोग स्टैटिक पढ़ते थे, बुक को पढ़ के ही पूरी स्टडी करते थे। अभी जो मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है, सोशल मीडिया स्पेशली, उसमें कितने सारी चीज़ें आ गई, AI आ गई है, DeepSeek से लेके ChatGPT करके आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उसका। हाँ, लेकिन वो आपको अपने नॉलेज के लिए यूज करिए, अदरवाइज मिस यूज भाई उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितने भी AI आए हैं उसमें सबका उसका मिस यूज ही बहुत हो रहा है, जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से। फिजिक्स वाला मैं कर देता हूँ। ज्योग्राफी का केवल एक ही स्टूडेंट आप ही हो, और कोई है? आप सब कौन से क्लास के लिए? 9th 10th के लिए?
कुछ मैं अरेंज कराता हूँ, बिकॉज क्या है कि ये लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना तो केवल जीएस के हिसाब से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, बट आप लोगों का दिल जो है वो ज़्यादा मांग रहा है कि सब कुछ दे दीजिए। अच्छा, मेरा वाला जो मटेरियल है ज्योग्राफी का आपने दे दिया इन लोगों को? मेरा वाला जो है, जो मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पे डाला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। हाँ, उसको अपडेट करना है, सबको अपडेट करना होगा ना। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम में थोड़ा डिले होगा। वैकेंसी वैकेंसी जो है 100% आएगी, ड्यू टू इस पर इलेक्शन ईयर है। मैं पहले भी आपको बोल के गया था, बाकी लोग डायलेमा में ना रहें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं। इस बार तो वैकेंसी आएगी, अगले का मुझे नहीं पता, इस बार वैकेंसी आएगी, सीट भी अच्छी होगी। तो आप लोग सही समय पे हैं। बहुत सारे लोग वैकेंसी के बाद दौड़ेंगे तो उनके पास 1.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उससे पहले वैकेंसी तो आ जाने वाली है, वो भी आ जाएगी। 71st की, वो 71वीं की, वो भी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि टीचर का खाली तैयारी करना है, आपको पैरेलल ये भी देखना है, क्योंकि उसमें भी 1000+ सीट आने वाली है। बीपीएससी पे भी फोकस करिए, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज है उसको इतना लाइटली नहीं लेना है, उसकी भी तैयारी करवाएंगे, उसकी तैयारी प्रॉपर करिए आप लोग। ठीक है, हम एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करने वाले हैं फ्री शिप के लिए, सभी को फ्री में पढ़ाने के लिए, गर्ल्स बॉयज़ का 50-50 के % के हिसाब से। तो वो टेस्ट हम जब लेंगे तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा जरूर। ठीक है, ज्योग्राफी का वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़े लेंथ का तो क्लास नहीं हो पाएगा, बट आई ट्राई कि उसमें आप लोगों को एक ब्रीफ मिल जाए, मटेरियल्स अच्छे मिल जाए, उस पर कुछ टेस्ट हो जाए हर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। हाँ पंकज जी, हेलो। मॉर्निंग में मिशन 50 हूँ। यस, बाकी जो है प्रिपरेशन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। मेरा सिंपल एक है कि सभी का रिजल्ट हो, और सभी का रिजल्ट के लिए जो भी गाइडेंस करना होगा मैं गाइडेंस करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का जब मैसेज आया तो शिकायत के लिए मैसेज आया, मैं तो देख के गया था बहुत पहले, मुझे लगा कि कुछ गाइडेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का उन्होंने भेज, मेरे पास 50 से ज़्यादा स्टूडेंट का वो आता है, वो अपना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं, उसमें मैं कमेंट करता हूँ, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो, जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको भी जहाँ पे लगता हो कि मुझे समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर था। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपको निराश निराश नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं वो सिस्टम भी ले रहा हूँ। अगर मैं बाहर भी रहूँगा तो मैं ऑनलाइन क्लासेज वगैरह करूँगा। ठीक है, जो लोग मुसल्लापुर हाट साइड से आते हैं तो वहाँ भी एक ब्रांच हम लोग मतलब इसको रिवैम्पिंग कर रहे हैं। अब ये नहीं रहेगा, अब इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज होगा, सब कुछ आपको, सब कुछ जो शिकायतें या जो है वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मुसल्लापुर हाट में भी ब्रांच, जो उधर से आते हैं अपना उस साइड भी क्लास वगैरह कर सकते हैं, जो दूर से आते हैं। बाकी आप लोग तो इधर आसपास के हैं तो ठीक, तो अच्छा है। ठीक है, आई नो कि आप सब मेरे नाम से और मेरे चलते आप आए हैं, आई नो, इसके अलावा कोई है ही नहीं, है ना। और ये संस्थान सबसे पुराना है पटना का, मैं आईएएस बनने के पहले भी पढ़ाता था, इसलिए मेरा पैसा नहीं रह गया है। और आप लोगों को पता नहीं होगा, यूपी आईएएस बनने से पहले आईएएस का क्लास करने जाता था यही पटना में। ओके, तो ऐसा नहीं है, कल पढ़ाना मेरा पैसन है, और ये तो पैसन हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल्स में क्लासेज कहीं से स्टार्ट करूँ कहीं से छोड़ूँ इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट होगा, इवन कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मुझे पता होता है कहाँ से क्या हो सकता है। 2-3 काम आप लोग ज़रूर करिए। TRE 3 तक एग्ज़ाम हो चुकी है, 1 to 3 का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको ग्रिड बनाना है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिख लेना है, और सब्जेक्ट के सामने लिखना है कि कितने बार वो आया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, मतलब 3 साल में आया है उस चैप्टर से 3 स्टार, तो वो ग्रेड बनता है। 3 स्टार वाला को सबसे ऊपर, 2 स्टार, फिर 1 स्टार। तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हम पॉलिटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, प्रेसिडेंट,
ये 6-7 चैप्टर्स हैं, उससे क्वेश्चन 100% आता है। तो वो उसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मानसून ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, हाँ, तो वो उसमें जो है आपको आएंगे ही क्वेश्चन वगैरह। एक बार अगर आपका वो हो गया, या फिर औसनिक करंट है, सामुद्रिक जल धाराएं, अगर उसको आपने देख लिया, अगर एक बार कॉन्सेप्ट किया, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है जो एक बार अगर आपको याद हो गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आदमी मर रहा है तो भी पूछेगा तो बता देगा आंसर, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जो एक बार गया तो फिर वापस नहीं निकलता। हिस्ट्री में होता है कि भूल जाते हैं जनरली लोग, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस, हाँ, बट हिस्ट्री को भी अगर कहानी के तौर पे आप याद करेंगे तो भूलने का चांस नहीं है। हर हिस्ट्री के साथ कहानी जुड़ी हुई है। आप लोग कभी भी वन डे टाइप का केवल फैक्ट फैक्ट मत याद करो, उसके साथ देखो कि क्या कहानी उसके साथ चल रही थी, तो वो कभी नहीं भूला जा सकता है। वो उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी तो बिल्कुल ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है, और पॉलिटी सबका अच्छा होता है, ये भी है, पॉलिटी सबका अच्छा होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप बना लीजिए, ठीक है। मुझे चांस लगेगा तो मैं बारी बारी से उसके हिसाब से करूंगा, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे भी टाइम नहीं मिलता है, यूट्यूब पे भी मेरे कोई वीडियो नहीं आ रही है, कोई लाइव क्लासेज नहीं आ रही है। अदरवाइज यूट्यूब पे भी 3 लाख 4 लाख बच्चे जो है वो एक बार में देख लेते थे, कोई वीडियो में लाइव करता था, बट अभी क्या हुआ कि उस टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये किया है तो उसके हिसाब से आप लोग अपने सब्जेक्ट का कर लो। फिर क्या है, आप मेरे को टेलीग्राम पे लिख के भेज दो, सर इस सब्जेक्ट से यहाँ यहाँ से है, आप इस चैप्टर के हिसाब से मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए कौन सा सब्जेक्ट से होगा। हो सकता है कि आंसर आपको रात को 2 बजे मिले, 1 बजे मिले, या फिर एक दिन बाद मिले, ये सब हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, जो क्योंकि सबको रिप्लाई करना होता है, तो मैं 2-3 घंटा समय निकालता हूँ इवनिंग टाइम में, फिर मैं सबको रिप्लाई करता हूँ कि कहाँ कहाँ किसका है, ठीक है। तो वो गाइडेंस तो ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए, ठीक है। उसके हिसाब से फिजिक्स का आपका हो जाता है, ज्योग्राफी का हम लास्ट में देखेंगे, पहले आपका ही करा देते हैं। हिस्ट्री में जो है एक्चुअली क्या है कि जीएस के हिसाब से केवल मॉडर्न पढ़ाया गया था, लेकिन मेरी ट्राई ये होगी कि आपको मटेरियल भी मिल जाए, मेराइवल का क्लासेज भी हो जाए, बट वो क्लासेस थोड़ा मैराथन टाइप का होगा, लंबा मतलब बहुत नहीं चलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए फैक्ट के हिसाब से तो सबसे अधिक फैक्ट जो होता है वो होता है एंशियंट में, उसके बाद होता है मेराइवल में, और सबसे कम होता है मॉडर्न में, और उससे भी कम फैक्ट होता है वर्ल्ड में। ये मेरा है, ठीक है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से ही किया है, ग्रेजुएशन पीजी, वो भी मेरे को अच्छे से पता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हमें एंशियंट देखना है, आपका जो सब्जेक्ट है, जिनको पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से 9, 10, 11, 12 में जो सब्जेक्ट रखे होंगे उनको करना है, 6 to 8 में भी, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सबसे जो बेहतर बुक है वो मॉडर्न ही केवल आता है ना, किरण का एंशियंट, और वो मेराइवल नहीं है ना उसमें, है टोटल है ना उसमें, तीनों है, तीनों है उसमें। तो जो हिस्ट्री का जिनका सब्जेक्ट है वो एक बार उसको देखिए, पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से आप करिए उसको। बाकी का जो है दूसरा, सभी का मटेरियल आप मत वो करो, जैसे आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा ना तो बहुत सारे मटेरियल्स ले लिए होंगे, जो भी आपको नामी गिरामी लोग मिल रहे होंगे उनका सब, उसका भी नोट्स देखते हैं, उसका भी उसका नोट्स। बट होता क्या है, देखो मैं आपको हकीकत बताता हूँ, नोट्स ना कोई टीचर लिखता है ना कोई लिखता है, ये जो नोट्स बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो जो कुछ काम नहीं करता वो नोट्स बनाता है। किसी भी कोचिंग का नोट्स टीचर नहीं बनाता है, वो देखता नहीं, हाँ एट ए ग्लांस देख लेता है, ये आ गया, ये फैक्ट आ गया, ये फैक्ट आ गया, कोई लिखता उखता नहीं है, कहीं ना कहीं से वो कॉपी पेस्ट होता है। तो हर जगह का नोट्स लेके पढ़ोगे ना तो नहीं होगा रिजल्ट। कोई भी जो सबसे बेस्ट नोट्स है जिसमें सब कुछ आपको लगता है सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, एक ही नोट्स पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो। और पिछली बार मैंने बोला था 5 बार पढ़ो, एक ही को पढ़ो, क्योंकि 10% के न्यू फैक्ट से आपके रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, हाँ नहीं होता। यहाँ पे सतीश जो 3rd रैंकर थे इसमें टीचर वाले में, TRE 3 में आते हैं क्लास, कभी कभी बीच में आते हैं, हमारे स्टूडेंट रहे, तो वो आएंगे सैटरडे संडे, अभी तो छुट्टी है, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कल परसों आपके पास सामने होंगे वो, तो वो भी आपको इसी तरह से गाइड करेंगे कि 3rd रैंक कैसे उनको मिला था, और हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
शुरू के दिनों से यहाँ पे टीचर भी रहे हैं, फिर वो है तो हाँ अच्छा, मतलब वो बहुत ग्रेप है, पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कराएंगे, आप चिंता मत करिए। और कल भी क्लास है ना, संडे केवल नहीं है, तो मैं कल भी आऊँगा। तो एक तो हो गया ये गर्ल्स एंड लेडी हो गया फर्स्ट। एंड आप लोग बोलो अब। साइंस में आपका फिजिक्स का तो हमने सोल्यूशन लाया है कि अभी पाठक जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आ गए हैं, कराता हूँ। और क्या है? मैथ एडवांस में तो आपने लिखा था, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है? मैथ में 40 में से 50 यानी 20 क्वेश्चन केवल रहता है एडवांस मैथ से। कौन से लेवल का एडवांस मैथ पूछेगा? है, आप मेरे को मार्क करके आप व्हाट्सअप करिए, ये कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने भी एडवांस मैथ ही पढ़े हैं 10th में। ठीक, उसको देखता हूँ। और हो गया साइंस, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। हाँ, आप लोग बताइए। फिजिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया, क्या छोड़ा गया है? पाठक जी जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है, वो अच्छे टीचर है। वो खुद गायब हो जाते हैं ना, उनको मैंने स्कूल में कहीं जॉब लगवा दिया था, फिर वापस आ गए कि वहाँ मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी उनको समझ में आता है ना, अच्छे समझाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एक सुदामा प्रसाद सिंह है, वो हमारे स्टूडेंट रहे, वो भी सेलेक्ट हो गए हैं बीपीएससी में। तो वो हंसाते हंसाते सब सिखा देंगे, पॉलिटी का जो इतना अच्छा है, 4-5 क्लास से ज़्यादा जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा उनका है। देखता हूँ मैं, और बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ऑफिसर्स को लेके वो करवाता हूँ। ठीक है, और कुछ है आप लोगों का? आज तो मैं केवल आप लोगों का इशू लेने आया हूँ कि क्या क्या इशूज है जो सामने से, जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया उनके लिए भी जानना था। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोगों का भी इसमें कवर हो गया? कुछ बचा नहीं? इतना ही था जो इन लोगों ने बताया? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उस पर? टेलीग्राम पे भेजे? ग्रुप ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे? इनके ग्रुप का ग्रुप बना है कि इंडिविजुअल भेजते हैं? नहीं नहीं, तो आपका टेलीग्राम है ना, मिशन 50 मिशन आईएएस मेरे नाम से है, 1,25,000 उस पर 50,000 था, उसी में ना रखा है। अच्छा, उनका अपना ग्रुप है? नहीं तो फिर तो वो ऑल ओपन फॉर ऑल हो जाएगा ना, आप मुझे दे दीजिएगा मेरे वाला ग्रुप में, तो उसमें ज़्यादा लोग हैं ना, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग हैं उसमें, तो फिर तो उतना स्टूडेंट 3 लाख 4 लाख एग्जाम देगा, उसमें 1.25 लाख हमारे पास ही है, तो इसलिए। ठीक है, और कोई इशू है? अब तो आप लोग का जाने का टाइम हो गया ना। हम्म? एक काम आप लोग हमेशा करना, हर दिन जो है कम से कम यह ट्राई करनी है कि मुझे 20-25 फैक्ट याद करना है, बाकी काम हो ना हो, 20 से 25 फैक्ट हमेशा याद रखना, ये ध्यान आप जरूर रखना, क्योंकि हर दिन जो चीज़ें हैं उसको जोड़ना है लाइफ में। आप लाइफ में जोड़ोगे, कोई टेंशन नहीं है एग्जाम का, आप केवल ये समझ के कि एग्जाम दूर है और लेट्स गो करोगे, छोड़ते जाओगे ना, तो एग्जाम के टाइम बहुत प्रेशर होगा।
ब्रेन में मैसेज देना है कल ही मुझे एग्जाम है, कल ही मुझे एग्जाम है, कल ही मुझे एग्जाम है, ये आप मैसेज आप ब्रेन में जरूर देना, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अप टू मार्क होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि एग्जाम कब होगा। अच्छा, आप लोग के मन में भी होता है वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगी, सीट कितनी होगी। 3 क्वेश्चन तो आप लोग का पेटेंट क्वेश्चन है, इसकी चिंता नहीं करनी है। वैकेंसी कब आएगी, कितना सीट होगा, एग्जाम कब होगा, ये तो अपने होते रहेगा, जिनका काम है वो करेंगे, लेकिन आपका काम है वो प्रिपरेशन पे फोकस करिए। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 50% से अधिक जो स्टूडेंट है बीपीएस TRE 4 का, वो अभी बाहर हैं। उनको ना पढ़ने से मतलब है ना कुछ कर रहा है, वो वेट कर रहा है जब वैकेंसी आएगा देख लेंगे। ठीक है, तो वो तो आधा तो ऐसे ही गायब है। आधा में से जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से भी आधा जो है वो कर रहे हैं। मुझे लगता है शादी वादी का भी चल रहा होगा, बारात वारात का सीजन चल रहा है, तो आधा तो उस बाराती में बेजी है। ठीक है, फिर आधा में से आधा बच जाता है, लगभग 15% वो यूट्यूब में बिजी है। पढ़ने वाला 10% है। 10% से ज़्यादा के बीच में कंपटीशन ही नहीं। अच्छी बात क्या है कि एक तरफ आपको नॉलेज देने के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है, बट बुरी बात इसमें है ना कि 90% उसमें फंसा हुआ है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी हो गया एग्जाम। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे बहुत टफ एग्जाम होता था, क्योंकि सब पढ़ता था और सबको पढ़ने के लिए बुक ही था। और अभी क्या है कि बुक बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि शायद यूट्यूब से सब कुछ सीख जाएंगे, वैसा होता है नहीं। और आप चाहते हो कि हमको याद करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि हमें कुछ चीज़ को याद करना है, तो बहुत अच्छा सजेशन है वो। आप लोगों को थोड़ा सा और लगेगा, अपना अपना यूट्यूब चैनल पर हर दिन 100 क्वेश्चन जो है ना पढ़ाओ, बिना फेस के। ठीक है, वो 100 क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा। अच्छा, मान लेते ये नहीं कर सकते हैं, फेसबुक का होगा फेसबुक पे पढ़ाओ, लेकिन फेस जो है वो एक रिवील नहीं करना, फिर कमेंट उसके हिसाब से आएगा। एक दूसरा वो भी नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कॉन्फ्रेंस में व्हाट्सएप पे 3-4 लोग जुड़ के क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन करिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना सोशल मीडिया पे आने पे आपका वो फिर वो हो जाएगा, आप डाइवर्ट कर जाओगे, फिर आप कमेंट देखोगे 2 घंटा उसमें लगाओगे, फिर किसी ने निगेटिव कमेंट कर दिया तो मूड खराब हो गया। नहीं होता है, हाँ, लेकिन आपको पता भी नहीं रहेगा कौन कर रहा है, बगल वाला ही कर रहा है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये गाली दे रहा है। और क्यों गाली दे रहा है उसका रीजन कुछ और होता है, उसका रीजन कुछ और होता है। कोई इंसान आज तक धरती पे नहीं हुआ है जिसके बारे में सब अच्छा बोलेगा। तो आप सोशल मीडिया, वैसे मैं पिछली बार बोला था कि आप 1 घंटा से ज़्यादा यूज मत करना, 1 घंटा से ज़्यादा यूज मत करना, क्योंकि दिन भर यूज करोगे ना परेशान हो जाओगे। और अपना फोटो ये वो सब डालना का तो बंद ही कर दो, क्योंकि उसमें कमेंट प्लस माइनस सब आता है। 90 अच्छे कमेंट्स के बाद 91 वाला जो कुछ कमेंट अगर गलत आ गया है तो आपका 90 भूल जाते हैं, और वो एक वाला पकड़ के आप रोना धोना शुरू करते हैं, क्या कर दिया है, ये किया है वो, उसको खोजो सर्च करो कौन है, तो वो हो जाता है। दैट्स वाई आप जो है ना जितनी ज़्यादा बुक के करीब रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन को हर दिन याद करने का मेथड, दूसरा मेथड यह है, आप दूसरे को पढ़ाओ। ठीक है, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सक्सेस रेट जो है 100% होता है, अगर वो डेडिकेटेड। हमारे यहाँ से जितने भी टीचर आए हैं सभी सिलेक्ट होते गए। आप जिनको खोज रहे हो उनको मैंने गाइड किया, और फिर इन लोगों का स्कोर फिल्म्स वगैरह में बहुत होता है हाई, मतलब बीपीएससी के टॉप रैंक में उन लोगों का होता है, बिकॉज हर दिन 100-200 क्वेश्चन। श्रीकांत जी पढ़ा रहे थे ना, पीटी नहीं हो रहा था, अब वो मेंस लिख रहे हैं। तो पढ़ाने से क्या हुआ कि उतना याद हुआ। मैं ये समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि बोर्ड पे पढ़ाना है, किसी को फाइनेंशियल ज़रूरत है इसलिए पढ़ा रहा है। आपका काम यह है कि आप 100 क्वेश्चन को, अगर कोई नहीं है तो 3 बार आगे पीछे करके याद करो। जो क्वेश्चन याद नहीं होता ना उसको राउंड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम में केवल उसी को देखना है, बाकी का नहीं। कि महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे, माता कौन, और ये कब छोड़े, क्या किए, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे फैक्ट जो होंगे, जहाँ जहाँ भ्रमण किया, कहाँ कहाँ क्या किया, वो सबको गोल गोल करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ने के लिए मत पढ़ना, आप याद करने के लिए पढ़ना। पढ़ने का 2 ही मेथड होता है, या तो रट जाओ या समझ जाओ।
जिसको समझ में नहीं आता है रट जाओ, उसके अलावा कोई दो ही वे होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि 12 घंटा 18 घंटा तक पढ़ाई करते हैं। मैं भी 18 घंटा पढ़ता था, ठीक है। अल्टरनेट डे भी सोता था, जैसे मान लेते हैं आज रात नहीं सोएंगे कल की रात सोएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इशूज आए। लेकिन फिर भी मैंने 2 साल 3 साल तक मैंने पढ़ा है इस तरह से। टाइम को ज़्यादा मुझे पढ़ना है, इसलिए एक पागलपन था पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा पागलपन। आप लोग मेरे साथ वाले जो पढ़े होंगे ना उनको पूछिएगा, बहुत अलग ही पागलपन था पढ़ने के लिए। कुछ जीवन में था ही नहीं पढ़ाई के सिवा, कुछ नहीं था पढ़ने के सिवा। और आज भी वैसा ही पैशन है पढ़ने का। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई भी उसी तरीके से होना चाहिए। और बर्डन समझ के कितने लोग पढ़ाई करते हैं, अरे एग्जाम देना है तो पढ़ना है। जितने लोगों ने बर्डन समझ के पढ़ाई किया है ना, उसका रिजल्ट नहीं होगा। आपको इंजॉय करना पड़ेगा किताब के साथ, बुक के साथ, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है, बोलो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, सेटिस्फाइड? कल से क्लास का सब हम कर लेते हैं, ठीक है ना। और कोई इशू नहीं है ना? एनर्जी आई बिना खाए? हाँ, आके बुस्टअप करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप लोग फिर सोने लगते हैं। हाँ, मोटिवेट करना जरूरी है। डिमोटिवेट क्यों होते हैं? हाँ, ये वाला जो फीलिंग है ना नहीं होने वाला, वो सबको आता है। नहीं होने वाला फीलिंग सबको आता है, और आपको इस फीलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन होने वाला ही फीलिंग नहीं होना चाहिए कि हो ही जाएगा। उससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा, हाँ, डाउन होता है। बट आप इवनिंग के टाइम में ज़रूर टाइम निकालो थोड़ा सा ग्रुप स्टडी इस सब के लिए। अगर एक लॉज में रहते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक जगह आप रहते हैं 4-5 लोग, दो भी लोग रहते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट जगह है। क्योंकि जो साथ में प्रिपरेशन करते हैं उनका सबका सिलेक्शन होता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को इनपुट देते हैं और सबका लेवल ऐसा हो जाता है। मेरे साथ वाले जितने हम लोग प्रिपरेशन करते थे सब लोग IAS IPS IRS तक में सेलेक्ट हो गए हैं। कोई स्टेट PCS में है ही नहीं, IRS में तो लटक ही गया है सब लोग। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक साथ प्रिपरेशन करते हैं। और मैं पढ़ने के लिए कहीं दिल्ली नहीं गया, मैं बस पटना में था, पटना में ही पढ़ाई सब कुछ किया। और मेरी तो, आप लोग तो कोचिंग कर रहे हैं, हम तो सेल्फ स्टडी कराई करते थे, ठीक है। तो पढ़िए, ठीक है। कल फिर हम आएंगे आप लोगों को। कोई सब्जेक्ट वगैरह का समझना है तो बताइए। कल मैं पॉलिटी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा पॉलिटी का कुछ फार्मूला वगैरह आपको दे देता हूँ पंडित जी की तरह, हाँ। सब उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट का है प्रेपा नितका पियोस्कम आचवी कैवे, गपा निकायोसक आचवी कैवे है गवर्नर का, ठीक है। और उसके बाद है वो इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे स्टेट का है बाक सभी परलोक कुभा नासी दुसबे स्पिरसाम। इसमें पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे स्टेट का कवर हो जाता है। उसी तरह स्पर्थ हनिप्त, यह है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूला हमने बना के रखा था जो आज ही मुझे याद है। तो वो हम फार्मूला कल आपको बताते हैं। तो कल 1 घंटा का टाइम हम पॉलिटी पे देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी का एक क्लास में 50 क्लास के बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पे है। आपका ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट पे है। अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझोगे तो ज्योग्राफी को समझना आसान होता है। जैसे मानसून की हम बात करें, आपका सब्जेक्ट है मानसून में जो सबसे पहले बारिश होती है कहाँ होती है? आप लोग रुकिए, पहले इनसे बात करता हूँ। अब शर्माना नहीं, अब ये लोग नहीं है ऐसा समझ लेना है। हम और आप हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। बताइए, सबसे पहले बारिश इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है। जो रेनफॉल होती है वो सबसे पहले कहाँ मिलती है? रेनफॉल, रेनफॉल सबसे पहले कहाँ आता है? हाँ, विच एरिया ऑफ इंडिया? जैसे मान लेते हैं कि ये सी है, अरेबियन सी, अरेबियन सी की तरफ से आता है, हीट आता है, तो सबसे पहले कहाँ टच करता है? इंडिया के कौन से पार्ट में?
नहीं पता है। उसमें क्या होता है कि देखिए, मैंगो सावर नाम आपने सुना है? कहाँ होता है मैंगो सावर? नहीं, सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है और वहीं से सबसे पहले मैंगो मिलता है। ये जो इनकम टैक्स पे जाएंगे ना, तो 1 महीना पहले से मैंगो मिल रहा है, वो वहीं का है, केरल का। फिर आगे बढ़ेंगे रत्नागिरी, क्यों? महाराष्ट्र वाला कर्नाटक वाला एरिया पे टच करते हुए जाएगा। तो आपको हम एक बता देंगे डायग्राम ना, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी। जैसे मान लेते हैं कि सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है, सबसे लास्ट में जहाँ पे आता है बारिश, रीजन क्या है? इसीलिए सबसे बाद में होता है। नहीं, डिस्टेंस तय करता है ना, डिस्टेंस तय करता है ना, डिस्टेंस तय करता है ना, वहाँ होता है। लेकिन ये यहाँ सबसे कम बारिश भी क्यों होता है? तो रुको ना, सबसे पहले हम वो कहाँ पूछ रहे हैं, वो हम कहाँ पूछ रहे हैं, बताइए ना, सबसे कम क्यों होता है? वातावरण के मैटर ही नहीं है। देखो, यहाँ से जब जाता है ना, तो यहाँ जाते जाते कमजोर हो जाता है। आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी, वो पहले ही छोड़ते जाता है ना, तो ये कम हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे आपका कौन सा एरिया है? विंध्याचल, ये है आपका विंध्य वाला एरिया है। अरावली ऐसे है, अरावली इस रो में है ना, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि जिस रास्ते से आपको साउथ ईस्ट जो मानसून विंड है वो जो जा रही है, उसी के सामने ये पड़ता है अरावली, इसलिए उसको टकराता नहीं है, तो सीधे जाता है। क्लियर है ना? बट जब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है, सतपुरा विंध्य का एरिया, उसमें टकराता है, तो यहाँ फिर बारिश होती है। ठीक है, आपको इसके बाद जो है यहाँ से 2 ब्रांच आती है बे ऑफ बंगाल से। ये बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ से जाएगा क्रॉस करते हुए, बट यहाँ पे एक शैडो एरिया बनता है। क्यों बनता है शैडो एरिया? यहाँ से जब टकराता है तो ये वाला जो एरिया है, उसको पहाड़ी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ये वाला एरिया कर्नाटक का एरिया है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से हवा को दे रहे हैं, ये क्रॉस कर रहा है, तो ये जस्ट आगे वाला एरिया जो है, वहाँ पे बारिश नहीं होगी ना, वो शैडो एरिया बनता है। ठीक है, अब मैटर यह है कि यहाँ से जो आपका एक ब्रांच आया, यहाँ से 5 ब्रांच अलग अलग आता है, मैं नॉर्मल खाली बता रहे हैं ज्योग्राफी। यहाँ से एक ब्रांच चली जाती है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, बे ऑफ बंगाल से 2 ब्रांच जाती है ना, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है और एक जो है मैदानी एरिया में, प्लेन एरिया में चला जाता है। बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल होते हुए बिहार और यूपी, यूपी के वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी तक जाकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है यहाँ? नहीं, यहाँ से जो ब्रांच गया है, जो दिल्ली का दिल्ली ब्रांच कहते हैं, वो जाके दोनों यहाँ टकराता है, दोनों, जिसके चलते यहाँ बहुत बारिश होती है मैदानी एरिया में। तो अपना जो कोसी का एरिया है और सरयू का, यूपी का वेस्टर्न पार्ट और बिहार का पार्ट है, इसी के चलते सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि दोनों ब्रांच जो इसके किनारे किनारे, कौन सा? हिमालय के परिपादी है, हिमालय के जस्ट नीचे से होते हुए दोनों जाके यहाँ पे मैच करता है, इसलिए यहाँ बहुत बारिश होती है। समझ में आया कि नहीं? मैदानी एरिया में ज़्यादा बारिश होने के रीजन, क्योंकि एक तो जाके हिमालय में टकरा रहा है, उसको तो चाइना जाने का चांस ही नहीं है, वो तो वहीं पे जाकर रुकना है। तो जब भी किसी चीज़ को आप रोकते हैं, तो ह्यूमिडिटी जो विंड के साथ है, वो क्या करता है? छोड़ देता है सब। मतलब कैपेसिटी जो है ना, वो होल्ड करने की, ह्यूमिडिटी की होल्ड करने की कैपेसिटी उसका 0 हो जाता है। और एकाएक जब 0 हो जाता है तो क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। हाँ, कहीं भी पहाड़ी एरिया में होगा, उत्तराखंड में ही होता है क्योंकि वहां जाके करता है। बट एकाएक जो है वो पानी को छोड़ देता है, मतलब मैं होल्ड नहीं कर सकता। अब होल्ड ना करने के पीछे का रीजन क्या है? बेचारा यहाँ से तो होल्ड करते हुए जा रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ जाके होल्ड क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, टकराने से होल्ड का इसका क्या रिलेशन? हम यहाँ जाकर टकरा रहे हैं तो होल्ड का कहाँ रिलेशन है? यस, यू आर राइट। यहाँ से जब जाते हैं, जब पहाड़ी में टकराते हैं, तो हमारा कहाँ जाता है? ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे ऊपर चढ़ते हैं हमारा टेम्परेचर
डाउन होने लगता है। और ह्यूमिडिटी का यह सिंपल कहानी है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ह्यूमिडिटी को होल्ड करता है वो, ठीक है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ह्यूमिडिटी को ऐसे समझो वेपर को होल्ड करता है, पानी का जो आर्द्रता है उसको होल्ड करता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर कम होता है वो होल्ड को, क्योंकि उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी जीरो हो जाती है, कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जैसे जैसे निम्न होते जाता है तो होल्डिंग कैपेसिटी, इसके चलते आपका जितना भी हिमालयन वाला एरिया है उसमें बारिश ज़्यादा होती है, बिकॉज जो टकराता है और उस होल्ड करके छोड़ता है। और इसी कारण से आपका केवल ये ऐसा नहीं कि ये केवल उत्तराखंड में होता है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी जब भी आपको क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना होता है उसमें यही होता है कि वहाँ जाके छोड़ देता है और टेम्परेचर। उसी के साथ आप कभी कभी देखते होंगे कि पत्थर पत्थर गिरता है, ठीक है। हाँ? और उसके भी 3 टाइप होते हैं, एक बारिश होता है, एक होता है जो स्नोफॉल होता है, और एक जो होता है पूरा बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है। तीनों का अलग अलग नाम है। हाँ, हाँ ओलावृष्टि कहते हैं, पर ओलावृष्टि के 3 टाइप है, एक टाइप नहीं है। वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे होता है, तीनों का अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे मानसून का समय है उससे पहले आपका शुरू हो जाता है ओलावृष्टि है। नहीं, कई बार बिहार में भी होता है ओलावृष्टि। रीजन क्या है? आप लोग में से देखा नहीं है सबने? अरे बचपन में देखा है और अपने बोतल में जमा किया है कि जब जलेगा तो उसको लगाएंगे। खाए भी हैं। बड़ा मीठा होता है, खाए भी हैं। उसमें भी वही होता है, काफी गर्मी रहेगी, बारिश से पहले ओलावृष्टि के पहले बहुत टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जैसे बादल आएगी, ठीक है, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रंट्स, इंग्लिश में फ्रंट्स कहते हैं और हिंदी में बाताग्र कहते हैं। ज्योग्राफी और कोई लोग पढ़े हुए हैं? हाँ, ठीक है। तो बाताग्र के हिसाब से वो उसको प्रेस करता है। हवा जो है ऊपर कौन सी हवा जाती है? गर्म वाली हवा, और ठंडी हवा नीचे। तो तो नीचे वाला को जो है प्रेशर दे रहा है ऊपर वाला। अब बेचारा जितना भी उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी, जितना भी उसके पास आर्द्रता है, अब वो ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि उसको पूरा घेर लिया है ऐसे गोल करके, ठीक है। साइक्लोन उसको घेर लिया है, वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। अब क्या होता है कि एकाएक टेम्परेचर जो है ना इतना माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री एंड -4.5 में चला जाता है। तो जो पानी के रूप में रहना चाहिए था वो आइस बन जाता है और वही गिर जाता है। तो स्नोफॉल जो है जनरली आपका पहाड़ी एरिया में होता है, और हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होगा। जब होगा तो ओलावृष्टि होगी, और पतला पतला रुई जैसा नहीं होगा। रुई जैसा जो भी है आपका मनाली, शिमला, मसूरी, ये सब एरिया, हम लोग का एरिया जो ट्रेनिंग वाला एरिया है वहां पे होगा। समझ गए? देखिए मानसी राम में जैसे हम जाते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ है, ठीक है, ये वाला एरिया। इसको हम यहीं देख लेते हैं। एग्जैक्ट जो है सो पहाड़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये गारो खासी है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये जो हमने दिया है वो इसमें जाता है, और यहाँ से भी एक ब्रांच है जो कि और आगे चला जाता है अरुणाचल की तरफ। लेकिन मेन जो ब्रांच अभी यहाँ से उठा है बे ऑफ बंगाल से, तो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी ले लिया और ये फिर चला गया आगे की तरफ, मेघालय की तरफ। तो गारो खासी जयंतिया जिसको कहते हैं किपनुमा आकार का ये पहाड़ है, गारो खासी जयंतिया, इसको जोड़ देंगे कि बन गया ना। तो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। जो गया है बे ऑफ बंगाल से विंड, वो ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ट्रैप का मतलब ये होता है कि आप जैसे क्लासरूम है, उस गेट से घुस तो गया है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। तो उसके चलते मानसी राम, चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश इसलिए होती है क्योंकि वो भी वहाँ पे अपनी जो होल्डिंग कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी की वो छोड़ देता है, और एकाएक बहुत बारिश होती है, लंबे समय तक बारिश होती रहती है, और 1000 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। क्लियर हुआ? इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से जब जाता है ना तो इसमें फंस जाता है, निकलेगा कहाँ? उसमें घुसा, उसके बाद कहीं उसके निकलने का कोई चांस ही नहीं है, तो वहीं पे सब बारिश हो जाती है। इसीलिए सबसे अधिक बारिश होती है मानसीराम में। समझ गए आप लोग?
बारिश से और मानसून को समझने का तरीका ये भी है कि जो ये यहाँ पे है 0 डिग्री, ठीक है, बट जैसे ही नॉर्दर्न स्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जाता है तो 0 डिग्री का पोजीशन यहाँ चला जाता है। ये सब जानते हैं कि नहीं आप लोग? इमेजिनरी लाइन होता है। और दूसरा क्या है, जो हवा अभी तक नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, वो उसका ये मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। डायरेक्शन जो है वो ये हो जाता है। हाँ हाँ, वो डायरेक्शन चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है? दो कॉन्सेप्ट है। एक है कि पूरा का पूरा डेक्कन जो पहाड़ी है वो अभी पूरा ओपन है, नॉर्थ में चला गया, अभी पूरा हीट हो गया, तवे की तरह जलता है। तवा में जैसे रोटी बनाते हैं ना, उस तरह से वहां पे पूरा जल रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, यानी कि लो प्रेशर एरिया होता है, हाईली लो प्रेशर एरिया। ये भी है लो प्रेशर एरिया है, ज्योग्राफी के हिसाब से ये भी लो प्रेशर एरिया है, लेकिन इसका भी बाप जो है यहाँ पे है, नहीं इससे भी दादा परदादा है, ये है बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया होता है। तो ये हवा पूरा जो है, जो नीचे जा रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ जाता है, ठीक है। इस जगह को भरने के लिए हवा चलती है यहाँ से, और चूंकि समुद्र से, ठीक है, अरब सागर से, अरेबियन सी से हवा जाती है, इसलिए वो चूंकि गर्म हवा है, पता है ना, जो इक्वेटर पे हवा है गर्म होती है, तो वो हवा जो चूंकि वहां जा रही है तो आद्रता लेके जा रही है, छोड़ते हुए जाती है, वहां तक पहुंचती है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा है, उसी समय पैरेलल ऊपर से जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम ऊपर से चलती है, जो कि आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की जेट स्ट्रीम चलती है ऊपर से, और ये जो यहाँ से नीचे से जा रहा है मानसून हवा, उसको उठने नहीं दे रहा है। ये मानसून हवा क्या है, गर्म है, इसका नेचर क्या है, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से जो है ऑलरेडी छत जैसा ऑब्स्टिकल है जो उसको रोक रहा है, यानी कि जेट स्ट्रीम जो है उसको रोक रहा है, तो बेचारा जा ही नहीं पा रहा है। वो टकरा तो रहा है, लेकिन टकरा टकरा के आगे जा रहा है। तो जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो सभी के सभी क्या हो रहा है, फिर बारिश के तौर पे अपने पास मानसून मिलता है। लेकिन सेम टाइम अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है इस पे, जो अगर सपोज डेट की बारिश कम होती है इंडिया में, उसका कितने रीजन है? अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो। अब हाँ, अब सही बोले, लाल लिनो अल लिनो पे आ गए ना। अल लिनो में क्या होता है, कहाँ जाता है वो? नहीं, वो बनता कहाँ पे है लाल अल लिनो? पेरू, पेरू पेट। याद करने का तरीका कर रहे हैं यार, ठीक है, तो वो सीरियस मत लो। देखो पेरू यहाँ पे है, साउथ अमेरिका के लेफ्ट में चले जाओ, पेरू के तट पे बनता है। और क्यों बनता है, कौन सा वहाँ पे है ओशियन करेंट्स? हाँ, ठीक है। अब क्या है, मैंने अभी उसके बाप दादा की बात कर रहा था, वो बाप परदादा से लेके मतलब 10 पुश्त का भी ज्यादा पावर रखता है वो, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, उसको देखने का तरीका यही है कि पूरा जो है पैसिफिक, जो नॉर्थ पैसिफिक है उसको पूरा क्रॉस करेगा। ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के आगे देखते हैं तो आपको पहले भी वो वाला दिख रहा होगा। आप गोल समझिए, पृथ्वी को हम इसको ग्लोब पे दिखाएंगे, उसके हिसाब से समझा देंगे। फिर क्या होता है, बेचारा ये जो जितना इसका लो प्रेशर है, उससे कहीं ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है अल नीनो में, और ये पूरा का पूरा हवा जो जाना है इंडिया में वो चला जाता है इधर। तो जब भी ये एक्टिव होता है 25 दिसंबर के आसपास, लेकिन वो उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल 6 महीने बाद आता है, वो गर्म होते रहता है। इसके चलते केवल इंडिया में नहीं, बाकी जगह जो मानसून मिलना है ना, वो भी प्रभावित हो जाता है। ये तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आपको मैं मैप के साथ धीरे धीरे समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ओशियन करेंट में जो आप लोग याद करते हैं ना, कौन है गर्म, कौन है ठंडा, कौन है कोल्ड, कुछ नहीं है वो हलवा है। खाली एक बार समझ लेना है ना कि नॉर्दर्न स्फीयर में क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज,
और कौन सा कहाँ पे है। अगर कनारी आइलैंड, हम कनारी ओशियन करेंट्स की बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि कनारी जो है सो ईस्ट पे है कि वेस्ट कोस्ट पे है। कनारी पता है, हाँ हाँ, वो तो आपने याद करके रखा है ना। हाँ, आप याद करके रखे, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट के साथ समझाइए तब मानेंगे कि हाँ। इसीलिए कभी भी जो है, आप जापान के लिए याद करते होंगे ओ कुड़ी, ठीक है ना, ओ कुड़ी याद करते होंगे ना, हम लोगों ने वैसे याद किया था। बट ओशियन करंट से पूरा कॉन्सेप्ट है, वे केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियन करेंट्स में जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो क्लॉकवाइज, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हमेशा हमेशा जो है किसी भी कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का ईस्टर्न कोस्ट जो है, ईस्टर्न पूर्वी का, वो क्या हो, गर्म होगा कि ठंडा होगा, बताओ। बिल्कुल गर्म होगा। और वेस्ट वाला, सभी में दिमाग लगा लो, सभी में ऐसे ही होगा। कनारी जो है वो लंदन के पास है, ये इसके अफ्रीका के ऊपर देखो कनारी आइलैंड लिखा हुआ है, उसी के नाम से आया है, उसी के नाम से आया है तो वही होगा, ठंडा होगा, क्योंकि ये उस आइलैंड कॉन्टिनेंट उस महाद्वीप के हिसाब से वेस्ट में है, सभी जगह ऐसा होगा। और जो ईस्ट में है जिसके भी, वो सब ठीक है। उसके अलावा भी कुछ कुछ एक दो एक्सेप्शन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। कई बार जो है एंटी चलता है और बीच का एरिया में ऐसे होता है। फिर अगर आपने फेरल, हेडली, फेरल एंड पोलर सेल, ये 3 सेल को समझ लेंगे तो पूरा का पूरा आपका वायुदाब, एयर प्रेशर है वो बहुत इजी हो जाएगा, एकदम इजी। ठीक है, तो ज्योग्राफी बहुत इजी है। मैंने आधा घंटा पढ़ाया, अच्छा मजा आया। इसलिए मुझे तो सब याद रहता है। आज भी एग्जाम देने का हमेशा सपना आता है, सुबह सुबह मैं यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा हूँ। ऐसा सपना आता है कि रैंक सुधारने के लिए। 49th रैंक था तो रैंक 1 लाना है। तो जैसे आप लोग स्टूडेंट है वैसे ही चलता रहता है। तो टीचर का रोल यही है कि जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको अच्छे से, बहुत ही स्पष्ट और मजाकिया अंदाज में समझा दे, ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा। अब वो कॉन्सेप्ट की खाली बात करेगा, अब बताएगा तो नहीं समझ में आएगा जब तक कि उसको सही तरीके से। तो मैं कल आपको पॉलिटी थोड़ा कोशिश करूंगा थोड़ा आप लोगों को बताने का, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।